हेलो साथियों, मैं श्याम। भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम देखेंगे कि गंगा नदी का अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र किस प्रकार से है और उनकी स्थिति, वहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ कितने किलोमीटर के साथ में कहाँ कहाँ क्या क्या स्थिति लिए हुए है, आदि चीज़ों को हम यहाँ पर आज अध्ययन करेंगे। तो गंगा नदी तंत्र, गंगा अपवाह के रूप में हमें एक ऐसी नदी प्राप्त होती है भारत में जो हमारे भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य को भी उजागर करती है। ये पूरे उत्तर भारत में एक एक अलग ही तरीके का दर्जा रखती है, जिसे हम इसे माँ के रूप में भी मानते हैं। तो गंगा अपवाह तंत्र इतना हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह तो एक तो द्रोणी के रूप में और एक इसका सांस्कृतिक महत्व भी अपने आप में बहुत ज़्यादा माना जाता है। ठीक है, एक और बात कि भारत का लगभग 25% जो क्षेत्र है वो इस गंगा अपवाह तंत्र के कुल जल ग्रहण क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो 25% हिस्सा केवल गंगा में माना जाता है। गंगा जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत केवल गंगा नदी ही नहीं, इसकी सहायक नदियों को भी शामिल किया जाता है। समझे? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है और लगभग 25% जो हिस्सा है भारत का, पूरे भारत देश का, वो इस गंगा अपवाह तंत्र के अंदर माना जाता है। साथ ही हम ये देख सकते हैं कि टोटल इस नदी का टोटल अपवाह जल ग्रहण जो क्षेत्र है वो लगभग 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और उसमें से लगभग भारत में यदि हम बात करें तो 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर भारत में स्थित है। तो काफ़ी बड़े पैमाने पर गंगा नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वह यहाँ पर पाया जाता है। यदि हम बात करें यहाँ पर चित्र के द्वारा तो काफ़ी बड़े पैमाने पर ये भारत की स्थिति है। काफ़ी बड़े पैमाने पर गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र माना जाता है। यहाँ उत्तराखंड से स्टार्ट होकर के जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी का मिलन होता है, वहाँ से स्टार्ट होते हुए फिर आगे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड का कुछ हिस्सा और पश्चिम बंगाल में होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। साथ ही इसकी सहायक नदियों के रूप में न केवल उत्तर में बल्कि दक्षिण जो नदी के दक्षिण हिस्सा है वहाँ से भी भारी मात्रा में सहायक नदियों के द्वारा यह प्रवाहित होती है। इसमें हम देख सकते हैं विभिन्न जो नदियाँ हैं उनकी स्थिति किस प्रकार से है। इसकी जो मुख्य सहायक नदी है उनमें हम बात करें तो यमुना नदी, रामगंगा नदी, शारदा, ठीक है, सोन, केन, इसके अलावा यदि हम बात करें गोमती, घाघरा, गंडक, राप्ती, शारदा, काली आदि बहुत सारी जो नदियां हैं यह इसके दाएं किनारे और बाएं किनारे दोनों से यहाँ पर मिलती है। साथ ही एक चीज़ और यहाँ पर कि यहाँ पर देखें हम तो बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, इसके जो प्रमुख शहर है, जो मुख्य शहर है वो भी इन नदियों के किनारे पर स्थित है। पूरा एक सांस्कृतिक क्षेत्र को विकास करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा करती है। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो राजस्थान में भी ये इसका प्रमुख स्थान है जहाँ पर चंबल नदी यहाँ से निकलती है। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी, तो पूरे उत्तर भारत को यह एक एकता में जोड़ी हुई रखती है और प्रमुख नदी के रूप में इसकी महत्ता भी है। यहाँ पर भारत में हम इसको माँ का दर्जा भी देते हैं। माँ का दर्जा क्यों देते हैं इस बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यह ना केवल उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी है बल्कि यदि हम बात करें तो यह सांस्कृतिक विरासत को लिए हुए है। यहाँ पर यदि हम बात करें इसकी तो यह यहाँ पर इसके सहायक नदियों के द्वारा विभिन्न स्थानों को, विभिन्न शहरों को जोड़े हुए रखती है। उनके किनारे पर अनेक जनमानस का जुड़ाव रहता है। ठीक है, तो इस कारण से हम इसकी स्थिति देख सकते हैं। यदि हम बात करें गंगा नदी के सहायक नदियों के रूप में हम बात करें तो इसकी विभिन्न सहायक नदियां हैं, इसको हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। गंगा नदी यहाँ उत्तराखंड से स्टार्ट होती है। उत्तराखंड से स्टार्ट होने के बाद हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में आती है। उत्तर प्रदेश में आने के बाद हम देखते हैं कि सबसे पहली इसकी सहायक नदी रामगंगा, फिर बात करते हैं गोमती, शारदा, घाघरा, राप्ती, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और सबसे आखिर में इसकी सहायक नदी होती है महानंदा। आगे हम एक एक नदियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, अभी यहाँ शॉर्टली देख लेते हैं। यदि हम बात करें राइट हैंड पर
दाएं हाथ की तरफ इसकी कौन कौन सी नदियां जो है मिलती है इसके अंदर, तो प्रमुख नदियों में शामिल है यमुना नदी। यमुना नदी इसके पैरेलल, बिल्कुल इसके पैरेलल चलती है, इसके समानांतर रूप से चलती है और प्रयागराज तक इसके समानांतर चलती है। और समानांतर चलने पर, ठीक है, यहाँ पर प्रयागराज पर समानांतर चलती है और समानांतर चलने के बाद यहाँ प्रयागराज में करके मिल जाती है, जिसे संगम हम कहते हैं। ये हमारे देखने को हुआ। और इस यमुना नदी की यदि हम बात करें तो चंबल नदी, यहाँ पर बेतवा नदी, केन नदी, ये इसकी यमुना नदी की सहायक नदियाँ होते हुए आखिर में गंगा में मिल जाती है। यदि हम और आगे बात करें तो सोन नदी इसकी दूसरी और प्रमुख सहायक नदी शामिल होती है। ठीक है, तो यहां पर ये हमने देखा कि कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। साथ में आगे जाकर के ये गंगा नदी भी विभाजित हो जाती है, वितरिकाओं में बट जाती है। इसका एक जो हिस्सा है वो हुगली के रूप में हमें प्राप्त होता है, जो कि पश्चिम बंगाल में बहता हुआ आखिर में बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। दूसरा जो हिस्सा है वो आगे जाकर के बांग्लादेश में चला जाता है और ब्रह्मपुत्र में मिलने के बाद वापस जाकर के बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। आगे कौन कौन से इसके क्या क्या नाम लिए जाते हैं इसका भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो मोटे तौर पर हम इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन सी नदियां कहां कहां पर जाकर के मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि जो आखिर में जो गंगा नदी की उत्पत्ति हुई वो कैसे कैसे हुई और विभिन्न प्रयाग है, प्रयागों की स्थिति कौन कौन सी यहाँ पर देखी जाती है। विभिन्न प्रयाग अर्थात यहाँ पर पंच प्रयाग, 5 प्रयाग जो है वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं जहाँ 2 नदियाँ मिलती है। यहाँ से प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो देख लीजिएगा कि 5 प्रयाग जो पंच प्रयाग के रूप में जानते हैं। और 4 धाम यात्रा, उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा वो कौन कौन सी होती है? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। 4 धाम उत्तराखंड के 4 धाम, भारत के 4 धाम नहीं, यहाँ केवल उत्तराखंड के 4 धामों की यदि हम बात करते हैं तो 4 प्रमुख धामों से 4 प्रमुख नदियां निकलती है और उन नदियों का अंततः जाकर के गंगा नदी में मिलान हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं यमुनोत्री नदी से यदि हम बात करें, यमुनोत्री नदी से यमुना नदी निकलती है। ठीक है, जो आगे जाकर के गंगा नदी में ही जो प्रयागराज है आगे जाकर के वहां मिल जाती है। अभी यहां पर नहीं मिलेगी, आगे जाकर के मिलेगी। ठीक है, ये हमें ध्यान रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं गंगोत्री। गंगोत्री भी एक हिमनद है, ग्लेशियर है, और यमुनोत्री भी क्या है? एक ग्लेशियर है। ठीक है, यहां से निकलती है भागीरथी नदी। यहां से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी नदी निकलती है। और भागीरथी नदी यहां से निकलने के बाद आगे की ओर प्रस्थान करती है, जिसका हम आगे वर्णन करेंगे। यदि हम बात करें केदारनाथ से, तो केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती है। मंदाकिनी नदी यहां से निकली और मंदाकिनी नदी निकल करके आगे की ओर प्रस्थान करेगी। यदि हम बात करें बद्रीनाथ से, तो बद्रीनाथ के निकट सतोपथ क्या है? सतोपथ ग्लेशियर है। ग्लेशियर का क्या नाम रखा? सतोपथ। इस सतोपथ ग्लेशियर से, ठीक है, सतोपथ ग्लेशियर जो है वहां से हम देखते हैं अलकनंदा नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा। यहां से अलकनंदा नदी निकली, सतोपथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकली और अलकनंदा नदी धौली गंगा नदी से मिल जाती है। अलकनंदा नदी यहां से निकली बद्रीनाथ के निकट सतोपथ ग्लेशियर से, और धौली गंगा नदी निकल करके विष्णु प्रयाग में आकर के मिल जाते हैं। तो सबसे पहले कौन? विष्णु भगवान। ठीक है, सबसे पहले बद्रीनाथ से आकर के अलकनंदा नदी निकली और धौली गंगा नदी में मिल जाती है, तो वहां पर विष्णु प्रयाग नाम के स्थान पर दोनों का मिलन होता है। ये हमें ध्यान कर लेना है। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, यहां पर हम लिख लेते हैं एक साइड में, ये हमें ध्यान रहेगा। सबसे पहले विष्णु प्रयाग। उसके बाद हम देखते हैं यहां पर आगे क्या होता है कि यह अलकनंदा में मिल जाती है धौली गंगा, और अलकनंदा फिर आगे बढ़ती है। अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो नंदाकिनी नदी आती है, बीच में एक नंदाकिनी नदी आती है और अलकनंदा में आकर के मिल जाती है। वहां क्या होता है? नंद प्रयाग में जाकर के दोनों मिल जाती है। उसके बाद होता है नंद प्रयाग।
विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा, ठीक है, ये याद रहेगा। और नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा, नाम से पता चल रहा है, ये ध्यान रहेगा हमें। उसके बाद फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के पश्चात पिंडार गंगा, क्या नाम है इसका, पिंडार गंगा। और पिंडार गंगा नदी जहां पर मिलती है उसका नाम है कर्ण प्रयाग, ये ध्यान रहेगा हमें, उसका नाम क्या है, कर्ण प्रयाग। फिर अलकनंदा कर्ण प्रयाग से स्थान से आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के बाद मंदाकिनी जो नदी है उस मंदाकिनी नदी में मिल जाती है और वो स्थान का नाम है रुद्रप्रयाग। क्या नाम रहेगा उसका, रुद्रप्रयाग, ठीक है। तो रुद्रप्रयाग नाम के स्थान में मिली और रुद्रप्रयाग स्थान से फिर अलकनंदा आगे चलती है और ये भागीरथी नदी जो यहां से गंगोत्री से निकलती है उसमें दोनों आकर के देवप्रयाग में, कहां पर, देवप्रयाग। फिर देवप्रयाग की हम बात करते हैं। तो इस तरीके से विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये 5 प्रमुख प्रयाग है जिसे पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और यहीं आकर के भागीरथी और अलकनंदा जब नदी मिल जाती है तो दोनों नदी यहां मिलने के पश्चात गंगा नदी के नाम से आगे बढ़ती है, ठीक है, ये याद रहेगा। और पहाड़ी स्थिति उतरने के बाद हरिद्वार में यह धरातल या मैदान पर आती है। हरिद्वार में कहाँ जाती है, मैदान पे आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से वस्तु स्थिति पूरी ध्यान में रखनी है। और 4 प्रमुख, उत्तराखंड के 4 प्रमुख जो तीर्थ है उनका भी हमें ध्यान कर लेना है, किस किस तरीके से प्रयागों की स्थिति है इसका भी ध्यान हमें कर लेना है। आगे चलते हैं हम गंगा नदी पर। तो गंगा नदी की जो एक्चुअली में लंबाई है वो कितनी है, बहुत आसान है याद करना, 25-25, कितना है, 25-25, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की कुल लंबाई है। यदि हम इसमें बात करें तो अलग अलग राज्यों से बह करके निकलती है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में इनकी अलग अलग लंबाई है। सर्वाधिक लंबाई यदि हम बात करें तो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ये सर्वाधिक लंबाई रखती है। सीधे तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं, हमें इस बात का ध्यान कर लेना है। ये चीज़ है गंगा नदी की। यदि हम बात करें गंगा नदी की सहायक नदियों की, ये भी हम चित्र में हमने पहले भी देख लिया था और आगे फिर देखेंगे। गंगा नदी की सहायक नदियों की तो बाएं किनारे से कौन सी मिलती है और दाएं किनारे से कौन सी मिलती है, ये क्वेश्चन सीधे तौर पर पूछे जाते हैं कि निम्न में से दाएं किनारे से मिलने वाली गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाए तो हमें बिल्कुल ध्यान कर लेना है कि यदि बात करें हम ऊपर से, जिस तरीके से गंगा निकलती है उत्तराखंड से होती हुई उत्तर प्रदेश में बहती हुई, तो यहाँ पर नदी के दाएं हाथ की ओर, नदी के बाएं हाथ की ओर कौन कौन सी नदियां मिलती है, हमने मानचित्र में भी देखा था। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोशी, महानंदा, ये एक तरफ निकलती है। वहीं दूसरी जो बात करें तो यमुना, सोन और पुनपुन, ये छोटी नदियां हैं, तो यहाँ पर ये निकलती है। पुनपुन बहुत छोटी नदी है, बिहार में निकलती है, ठीक है। और इस तरीके से ये इसके दाएं ओर मिलती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक हर प्रमुख नदियों की बात करें तो गंगा नदी की सबसे प्रमुख जो नदी है सहायक नदी के रूप में यमुना नदी है। लगभग 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई रहेगी और यहाँ इसकी जो उद्गम स्थान है वो बंदरपुच्छ चोटी में स्थित यमुनोत्री हिमनद है। हमने भी बताया था आपको कि यमुनोत्री हिमनद से, जो कि कहाँ पर है, उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम है यमुनोत्री और वहीं से यमुनोत्री ग्लेशियर जो हिमनद है वहीं से यमुना नदी निकलती है और उस चोटी का नाम है बंदरपुच्छ। बंदर की पूंछ जो चोटी है वहां से यमुनोत्री के स्थान से यमुना नदी निकलती है, ध्यान रहना चाहिए बिल्कुल। और इसकी सहायक नदियों की यदि हम बात करें तो टोंस, गिरी, चंबल, सिंध, बेतवा और केन, ये दाएं किनारों की बात करते हैं। और यदि बाएं किनारे की हम बात करें, बाएं किनारे की यदि हम बात करें तो हिंडन और सेंगर, ये छोटी सी है और यह प्रश्न अमूमन तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। इसका कारण क्या है पूछने का, कि गंगा नदी निकलती है और इसके पैरेलल ही यमुना नदी निकलती है, दोनों लगभग समानांतर रूप से निकलने के बाद प्रयागराज में मिल जाती है। अब यहां से तो नदियां मिलती है वो तो हम मान सकते हैं, लेकिन दोनों नदियों के, ठीक है,
दोनों नदियों के जो छोटा सा प्रदेश है, छोटा जो क्षेत्र है, उन दोनों नदियों के मध्य में छोटा सा जो स्थान है, वहां पर भी नदियां आकर के यमुना नदी में मिलती है। इसलिए हिंडन और सेंगर नदी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है और बाएं किनारे अर्थात इधर की ओर से यह मिलती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह फिर भी हम बता सकते हैं, प्रश्न की दृष्टि से देखें, क्वेश्चन की दृष्टि से देखें तो हमें यह आ जाता है। अमूमन तौर पर बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं? इन दोनों नदियों में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यदि हमने यमुना नदी की बाएं किनारे की ओर देखें तो बायां किनारा बिल्कुल सटीक है यमुना नदी के समानांतर चलने के कारण, ये हमें देख लेना है। और यदि हम बात करें तो यमुना नदी मथुरा और आगरा जो शहर है इस नदी के किनारे पर स्थित है। ये हम सब जानते हैं, देखा भी होगा आपने। मथुरा और आगरा जो शहर है वो इस नदी के किनारे पर स्थित है। हम चित्र में इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर यमुना नदी की स्थिति है। ये गंगा नदी के पैरेलल चलती है, हमने बताया गंगा नदी के पैरेलल चलती है, और यहाँ पर ये यमुना नदी चलती है। और यमुना नदी के यदि हम बात करें राइट हैंड पर, यमुना नदी के राइट हैंड पर तो नदियाँ मिल जाती है हमें, चंबल नदी, बेतवा नदी और केन नदी। ये यमुना नदी की सहायक नदी है। और चंबल की ही एक सहायक है बनास नदी, जो राजस्थान की में स्थित है। ठीक है, तो चंबल नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती हुई, जनापाव की पहाड़ियों से निकलती हुई, राजस्थान में बहती हुई आखिर में यमुना में मिल जाती है। और इसकी दूसरी यदि हम यमुना की सहायक नदियों की बात करें तो बेतवा और केन है। तो यहाँ पर पैरेलल चलती हुई, लेकिन बीच में ही यहाँ पर हम बात करें तो बाएं किनारे से हमने बताया था हिंडन और सेंगर। हिंडन और सेंगर, ये फिर मैं बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है, क्योंकि सामान्य रूप से जो सबको आता है वो तो आपको आना ही चाहिए, लेकिन जो स्पेशल है वो भी आपको आना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा और हमें सिलेक्शन ही करवाना है। ये ध्यान कर लेना है, इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी की यदि हम बात करें आगे जाकर के, और भी बहुत सारी इसकी प्रमुख जो नदी है वो सोन नदी है। और सोन नदी की प्रमुख जो यदि सहायक नदियों की बात करें तो रिहंद नदी और उत्तरी कोयल नदी भी यहाँ पर इस सोन नदी की सहायक नदियों के रूप में होती हुई आखिर में गंगा में मिल जाती है। और रिहंद नदी पर रिहंद बांध है, ये काफ़ी फेमस है, आगे जो हम देखेंगे यहाँ पर, तो इस चीज़ का हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो तीसरी नदी फिर आगे हम देखते हैं सोन नदी। सोन नदी है, 784 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। अमरकंटक कहाँ से निकलती है? अमरकंटक, ये हम देख सकते हैं, सोन नदी अमरकंटक के क्षेत्र से निकलती है। और यदि हम बात करें तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस बेसिन में सोने के प्लेशर निक्षेप पाए जाते हैं। क्या सोना प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर जाना चाहिए क्या? बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें वास्तविक रूप से सोना नहीं मिलेगा, इसके प्लेशर निक्षेप मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके हम सहायक नदियों की बात करें तो रिहंद और उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदी हमने अभी देखी ही थी। और यहाँ पर हम बात करें रिहंद नदी पर, एक रिहंद बांध है, रिहंद नदी पर रिहंद बांध है जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है लगभग। और उस बांध को गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय का निर्माण हुआ है। उस बांध जो बना उसके पश्चात वहाँ पर जो एक छोटा सा तालाब नुमा या फिर यूँ कह सकते हैं जलाशय का निर्माण हुआ, जिसे हमने नाम दिया गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, ये हमें याद रहेगा। और यहाँ पर विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है रिहंद बांध से। ठीक है, और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री यहाँ पर इस वजह से काफ़ी डेवलपमेंट भी है। और यह क्योंकि एल्यूमिनियम जो इंडस्ट्री है उसके लिए विद्युत की आवश्यकता होती है और विद्युत यहाँ से आसानी से प्राप्त हो जाती है। रेणुकूट वगैरह यहाँ से एल्यूमिनियम की प्राप्ति हमें हो जाती है। ठीक है, ये हमें याद रहना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर कि आगे क्या देखते हैं हम कि गंगा नदी का यहाँ पर जो दक्षिण हिस्सा था, अर्थात गंगा नदी के राइट हैंड पर जो नदियाँ थी वो हमने यहाँ पर देख ली। लेकिन अब यहाँ पर हम देखेंगे लेफ्ट हैंड पर, गंगा नदी के लेफ्ट हैंड पर, या फिर यूँ कह सकते हैं उत्तर की ओर से आने वाली नदियों की स्थिति कौन कौन सी है, उसकी सहायक नदी कौन कौन सी है। यदि हम बात करें स्टार्टिंग से तो यहाँ पर रामगंगा नदी, गोमती नदी, शारदा, घाघरा जो नदी है वो उसका अनेकों नाम होते हुए, सरयू, राप्ती नदी, ये सब होते हुए ये भी आखिर में मिल जाती है। गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, कोशी नदी जो कि
ये कोशी नदी भी तिब्बत से निकलती है, ठीक है। घाघरा नदी भी तिब्बत से निकलती है। इसके बाद आखिर में जो नदी है, सबसे आखिर में जो नदी होगी वो महानंदा नदी यहाँ पर प्राप्त हमें होगी, ठीक है। ये आगे जा करके बांग्लादेश में चली जाती है। ये हमें ध्यान रहना चाहिए, इस तरीके से इनकी स्थिति पूछा जाता है कि लेफ्ट हैंड की तरफ या दाएं किनारे से या बाएं किनारे से कौन कौन सी नदियां निम्न से निकल जाती। तो सीधे तौर पर हमें मानचित्र में देखने से लगातार बार बार में यदि हम मानचित्र में देखेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली वो हमें याद हो जाता है बजाय के रटने के, ठीक है। ज्योग्राफी कभी रटने का सब्जेक्ट नहीं है, समझने का सब्जेक्ट है, ध्यान रहेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं गंगा के बाएं किनारे से मिलने वाली सहायक नदी, जिसमें पहली नदी है रामगंगा। रामगंगा नदी की बात करें तो 596 किलोमीटर, 596 किलोमीटर। उद्गम की बात करें तो गढ़वाल जिले के धूधातोली पहाड़ियों से, और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर स्थित है। इस नदी की वजह से, रामगंगा नदी के क्षेत्र में जिम कॉर्बेट आता है और ये बहुत प्रसिद्ध नेशनल पार्क माना जाता है। यदि हम बात करें गोमती नदी 475 किलोमीटर गोमत ताल से, गोमती नदी कहाँ से, गोमत ताल पीलीभीत जिले में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के गोमत ताल से गोमती नदी निकलती है और लखनऊ और जौनपुर से। लखनऊ के नवाब कहाँ पर, गोमती नदी के किनारे, ठीक है, ये हमें ध्यान रहेगा। गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है और जौनपुर शहर स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं घाघरा नदी। घाघरा नदी 1080 किलोमीटर, उद्गम तिब्बत के मापचा चुंगो हिमनद से। तो घाघरा नदी भी कहाँ से, तिब्बत से निकलती है, ये हमें ध्यान रखना है। बाकी नदियाँ नेपाल से या उत्तराखंड, इस भारत में कह सकते हैं, या फिर नेपाल से निकलती है। लेकिन घाघरा नदी यदि हम बात करें, मानचित्र में भी देख सकते हैं कि घाघरा नदी यहाँ तिब्बत से निकलती है और एक कोशी नदी भी तिब्बत से निकलती है। गंगा नदी की जो सहायक नदियों में बात करें तो 2 प्रमुख नदियाँ हैं, वो तिब्बत से निकलती है। प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, प्रश्न कैसा भी आ सकता है, हमें बिल्कुल सचेत रहना है, अवेयर रहना है। यदि मान लो इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए कि गंगा की कौन सी सहायक नदी है जो कि तिब्बत से निकलती है, प्रश्न बन सकता है। और प्रश्न बनते ही हमें ध्यान रहेगा कि घाघरा नदी और कोशी नदी, ये दोनों नदियां कहां से आती है, तिब्बत से आती है। दोनों में से एक ऑप्शन होगा, हम राइट कर देंगे और हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं अगला कि घाघरा नदी की नेपाल में जो बोलते हैं कर्णाली नाम से जाना जाता है। चूंकि ये कहां से, घाघरा नदी कहां से आती है, घाघरा नदी आती है तिब्बत से। तिब्बत से आने के बाद नेपाल में, नेपाल से यहाँ पर भारत में आती है। तो नेपाल में इसका क्या नाम है, कर्णाली नाम है। और इसकी सहायक नदियों की बात करें हम तो तिला, सेती, बेरी, शारदा, सरयू, राप्ती। शारदा का दूसरा नाम ही काली नदी माना जाता है। इस तरीके से इसकी भी बहुत सारी सहायक नदी है, या फिर यह भी काफ़ी बड़ी नदी मानी जाती है और सीधे तौर पर गंगा नदी में मिलती है, ठीक है। हमें ये ध्यान रहेगा। यहाँ पर एक बात और समझने की है कि जो शारदा नदी है और सरयू नदी है, सरयू नदी के किनारे कौन सा है, अयोध्या बसा हुआ है, ठीक है, अयोध्या यहाँ पर बसा हुआ। तो अगला है हमारा शारदा नदी, नेपाल में मिलाम हिमनद से यहाँ पर इसकी उत्पत्ति हुई है। नेपाल में इसका नाम है गौरी गंगा। शारदा का नेपाल में गौरी गंगा नाम है और भारत नेपाल सीमा पर इसका नाम है काली नदी। इसी का नाम काली नदी है भारत नेपाल सीमा पर, और यहीं पर इसका दूसरा नाम है चोक नदी, और भारत में आकर के शारदा नदी से जानी जाती है। दोबारा से सुन लेना है, शारदा नदी, इसका देखो नेपाल में यदि नाम देखे, नेपाल में गौरी गंगा, ध्यान कर लेना है, सीमा पर, कौन सी सीमा पर, भारत नेपाल की सीमा पर काली नदी या फिर चोक नदी, ध्यान रहेगा। और भारत में आकर के इसे क्या बोलते हैं, शारदा नदी। के एक ही नदी के नाम है, ये बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए कि ये एक ही नदी के नाम है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जानी जाती है। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि शारदा नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो हमें ध्यान रहना चाहिए कि गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। नेपाल भारत की सीमा पर और भारत में किस नाम, अलग अलग नामों में अलग अलग स्थान पर जाना जाता है, हमें ध्यान रखना है। अगला है गंडक नदी। गंडक नदी है, ये वास्तव में एक नदी ना होकर के 2 अलग अलग धाराओं से मिलकर के बनती है, और दोनों धाराओं का नाम है काली गंडक और त्रिशूल गंगा।
काली गंडक और त्रिशूल गंगा नाम की जो दो नदियां हैं उनसे मिलने से इसका उत्पत्ति होती है गंडक नदी का। नेपाल के पहाड़ों में शालिग्राम नाम से जाना जाता है और नेपाल के मैदानों में नारायणी नाम से इस नदी को जाना जाता है। गंडक नदी को नेपाल के पहाड़ों में शालिग्रामी और नेपाल के मैदानों में नारायणी नाम से जाना जाता है। ये छोटे छोटे से प्रश्न हैं, लगातार रूप से आप यदि वीडियो को देखोगे तो आपके अच्छे समझ में आएंगे और लगातार रूप से आपके याद भी रहेंगे। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट हमारी कोशी नदी। ये कोशी नदी मैंने बताया था दो प्रमुख नदियां हैं जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है और तिब्बत से निकलती है, एक तो घाघरा नदी और एक कोशी नदी। तो ये कोशी नदी भी तिब्बत के पठार से विभिन्न धाराओं के मिलने से बनती है। कोई पर्टिकुलर इसका उद्गम का स्थान नहीं है, ओरिजिनेट इस तरीके से कहीं से होती नहीं है, विभिन्न छोटी छोटी धाराओं से मिलने से ये बनती है, जैसे कि अरुण कोसी, सुन कोसी, कोसी। ठीक है, तो ये अलग अलग धाराओं से मिलकर के बनती है और आगे चलती है। यदि हम बात करें नेपाल में, इसका नाम है सप्तकोशी। नेपाल में क्या है, सप्तकोशी, और ये गुम्फित संरचना लिए हुई होती है और काफ़ी ज़्यादा मलबा भारत में लाती है, विशेष रूप से बिहार में ज़्यादा मलबा लाती है। इस वजह से यहाँ पर भारी मात्रा में बाढ़ लाती है और बिहार का शोक कहलाती है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, और हम क्या कहेंगे, कोशी नदी को। ठीक है, हम क्या कहेंगे, कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि बिहार में बाढ़ लाने के लिए यह नदी प्रमुख रूप से उत्तरदायी मानी जाती है। काफ़ी मलबा ऊपर से पहाड़ों से लेकर के आती है। अगली लास्ट नदी है जो कि महानंदा जो नदी है वो लास्ट नदी है गंगा से मिलने वाली। ठीक है, गंगा के सहायक नदी है, वो अंतिम नदी है। वो उसका उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ, पश्चिम बंगाल में जो दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ है वहाँ से इसका उद्गम होता है और वहाँ जा करके इसको मिल जाती है। हमने मानचित्र में भी देखा था। इस तरीके से हमने देखा कि गंगा के दाएं किनारे से और गंगा के बाएं किनारे से दोनों स्थानों से मिलने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो इसमें मिलती है और लगातार रूप से आगे बढ़ती रहती है। अब इसमें भी एक नई बात है कि गंगा आगे बढ़ी, गंगा आगे बढ़ने पर गंगा की वितरिका होती है, गंगा की यहाँ पर वितरिका देखी जाती है। ठीक है, यदि हम बात करें गंगा की वितरिका की, तो गंगा की वितरिका अर्थात गंगा आगे जाकर के सीधे तौर पर ना मिल करके दो भागों में बट जाती है, दो भागों में बट जाती है। और यहाँ पर बटने के पश्चात फरक्का क्षेत्र से, फरक्का जो क्षेत्र है वहाँ से ये दो भागों में बढ़ जाता है। पश्चिम बंगाल में स्थित फरक्का क्षेत्र से यहाँ पर एक दक्षिण की ओर, बिल्कुल दक्षिण की ओर जाती हुई हुगली नदी प्राप्त होती है। ये गंगा की एक वितरिका है, ध्यान कर लेना है। बहुत से बच्चे, बहुत से साथी इस बात को मानते हैं कि हुगली एक अलग नदी है। हुगली एक अलग नदी नहीं है, बल्कि क्या है, गंगा की ही एक वितरिका है, गंगा का एक हिस्सा है। गंगा आगे जाकर के एक हिस्सा हुगली नदी के रूप में बढ़ जाती है और एक आगे बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, और ये हुगली नदी आगे जाकर के पश्चिम बंगाल में बहती हुई कोलकाता बंदरगाह के समीप, अर्थात कोलकाता शहर इसी हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है और आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हुई आगे बढ़ जाती है। और इसी की एक सहायक नदी है दामोदर नदी। ठीक है, इसी की एक सहायक नदी है दामोदर नदी, जो कि कहाँ, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले दामोदर नदी क्या होती थी, बाढ़ लाती थी, लेकिन यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजना, दामोदर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण होने के बाद वर्तमान में काफ़ी उपयोगी हो गई है। ठीक है, तो ये हुगली नदी अलग नदी ना होकर के ध्यान कर लेना है, गंगा की ही एक वितरिका है। यहाँ से आने के बाद फिर ब्रह्मपुत्र नदी आगे जाकर के यहाँ पर मिल जाती है, ये ध्यान रहेगा हमें। हुगली नदी, हम देखते हैं हुगली नदी कोलकाता व हल्दिया बंदरगाह के किनारे ये स्थित है और ये यहाँ का जो जल है वो उन बंदरगाह के काम आता है। काफ़ी सारी इंडस्ट्री यहाँ पर है और उन इंडस्ट्रियों में इसका जल भी काम में आता है। सहायक नदी की बात करें तो मयूराक्षी व दामोदर प्रमुख सहायक नदी है और फरक्का बैराज यहाँ पर स्थित है। अब यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर फरक्का जो क्षेत्र है, फरक्का जो बैराज है बनाया गया है यहाँ पर फरक्का क्षेत्र में, इस बैराज का काम क्या है, इसका काम है कि कभी हुगली नदी में पानी कम पड़ जाता है। ठीक है, जब वर्षा कम होती है या फिर ऐसे शुष्क महीनों में पानी कम पड़ जाता है तो बंदरगाह में समस्या होती है। ठीक है, तो पोर्ट या बंदरगाहों में वहाँ समस्या नहीं हो, इस वजह से ये जो दूसरी इसकी
वितरिका है, वहाँ का पानी बैराज के द्वारा ऊपर लिफ्ट करके इस हुगली नदी में छोड़ा जाता है, जिससे कि हुगली नदी में ज़्यादा पानी हो सके और यहाँ पर कोलकाता जो बंदरगाह है उसको आसानी हो। ठीक है, इस तरीके की व्यवस्था फरक्का बैराज के द्वारा की हुई होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं दामोदर नदी। जैसे कि मैंने अभी बताया, उद्गम कहाँ है, छोटा नागपुर पठार पर और इंडस्ट्रियल क्षेत्र पर है पूरी तरीके से। ब्रंश घाटी में बहती है, बंगाल का शोक कहलाती थी, लेकिन वर्तमान में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना होने के कारण यह बहुत ज़्यादा उपयोगी होने लग गई है। ठीक है, पूरा इंडस्ट्रियल एरिया को यहाँ पर पानी का सप्लाई यहाँ पर ये इस तरीके से दामोदर नदी के द्वारा ही किया जाता है। अब हमने गंगा अपवाह तंत्र को समाप्त किया और उसके पश्चात हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। अब ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र की यदि हम बात करें तो कुल जल ग्रहण जो क्षेत्र है 5.8 लाख वर्ग किलोमीटर और भारत में 1.94 लाख वर्ग किलोमीटर माना जाता है। इसकी उत्पत्ति भी लगभग हम बात करें तो मानसरोवर झील के समीप, 3 प्रमुख नदियों का मानसरोवर झील के प्रमुख इनका उत्पत्ति होती है, हमने पहले भी पढ़ा था। एक तो सिंधु नदी की बात करते हैं हम, एक सतलज नदी की बात करते हैं हम और एक ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं। तीनों की उत्पत्ति मानसरोवर झील के समीप से होती है। ये कहाँ पर है मानसरोवर झील? कैलाश पर्वत के समीप। लंबाई 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की और उत्पत्ति मैंने अभी बताया था चेमांग युंगडुंग और यारलुंग हिमनद कहाँ पर है? मानसरोवर झील के समीप स्थित है। और वहां से पार करते हुए लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी पार करते हुए फिर नामचा बरवा में घूम जाती है और घूम करके हमारे भारत में अरुणाचल प्रदेश के द्वारा भारत के अंदर प्रवेश करती है। और एक और फैक्ट हमारे लिए कि भारत में सर्वाधिक जल लाने वाली नदी कौन सी? भारत में सर्वाधिक जल लाने वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ये चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं, इसको चित्र में हम आसानी से समझ सकते हैं कि यह नदी जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यह हमने बताया था कि मानसरोवर झील से के निकट निकलती हुई आखिर में लंबी दूरी तय करती हुई तिब्बत में 1200 किलोमीटर के लगभग दूरी तय करती हुई सांगपो नदी क्या नाम से जानी जाती है? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र सांगपो नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में जानी जाती है। और उसके पश्चात जब जैसे ही अरुणाचल प्रदेश भारत के अंदर प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है, दिहांग नाम से जानी जाती है। किस नाम से? दिहांग नाम से। और उसके बाद असम के मैदानी क्षेत्रों में आने के बाद इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी आगे जाकर के यदि हम बात करें तो बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। यमुना नहीं, ये ध्यान कर लेना है, यमुना नहीं, यमुना तो हमारी दूसरी सहायक नदी थी गंगा की, ठीक है, वो यमुना नदी थी, ये जमुना नदी है। जमुना नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र जानी जाती है बांग्लादेश में। ध्यान कर लेना है इस बात को, जमुना नदी के नाम से। और जब ये गंगा से मिल जाती है तो उसके बाद इन दोनों संयुक्त नदियों को पद्मा नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? दोनों संयुक्त नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, दोनों संयुक्त नदियों को पद्मा नाम से जाना जाता है। यह ध्यान रहना चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और यहां पर जब पद्मा नदी आगे बढ़ती है तो मेघना नदी आकर के यहाँ पर मिल जाती है। एक मेघना नदी आती है और मेघना नदी जब आकर के मिल जाती है तो इसे मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। ऐसा बहुत कम होता है कि छोटी नदी मिलने के कारण उस छोटी नदी का नामकरण ही बड़ी नदी का कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर एक अलग परिस्थिति पाई जाती है। ठीक है, तो मेघना नदी जो यहाँ पर आई, उस मेघना नदी आने के पश्चात इस नदी का नाम, पूरी नदी का नाम मेघना नदी करके आखिर में ये बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर पढ़ा। काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और समझने वाली बात है। इसकी यदि हम सहायक नदियों की हम बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी की दिबांग नदी, लोहित नदी, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, तिस्ता, कपिली, कलोंग, धनसिरी, बराक, दिसांग, ये प्रमुख नदियाँ हैं जो कि इसकी सुरमा, ये प्रमुख नदियाँ है जो कि क्या है, इसकी सहायक नदी मानी जाती है। अलग अलग दिशाओं से इसकी सहायक नदी मानी जाती है। ठीक है, ये हमें ध्यान रहेगा। और असम में ये यदि हम बात करें वर्षा के दिनों में
तो प्रमुख रूप से बाढ़ की स्थिति भी पैदा करती है। ठीक है, यहाँ पर बाढ़ की स्थिति भी काफ़ी मात्रा में यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ की स्थिति पैदा करती है। और यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी पर ही विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांजुली द्वीप भी पाया जाता है। ध्यान रहेगा ये हमें, विश्व का, भारत का नहीं, दोबारा से देख लेना है, भारत का नहीं, किसका, विश्व का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांजुली द्वीप कहाँ पर पाया जाता है, असम के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी पर ही पाया जाता है। ध्यान रहेगा। ठीक है, अब यदि हम बात करें तो अलग अलग स्थानों पर इसका नाम अलग अलग है। और तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। सांगपो का अर्थ होता है शोधक, साफ करने वाला, शोधक। ठीक है, स्थानीय भाषा में सांगपो का अर्थ शोधक होता है। अलग अलग स्थान पर इसका नाम अलग अलग, मैंने बताया अभी, इसका नाम अलग अलग होता है। यदि हम बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो जैसे मैंने अभी बताया, दाएं ओर से तिस्ता, मानस, भरेली, संकोश, कामेंग, सुगनसिरी। यदि हम बात करें बाएं ओर से दिबांग, लोहित, दिसांग, धनसिरी, कपिली, किलिंग और बराक नदी, ये क्या है, ये अलग अलग इसकी सहायक नदियां यहाँ पर स्थित है। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में क्या देखा, गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, दोनों प्रमुख अपवाह तंत्र की आज की क्लास में हमने यहाँ पर देखा। अगली क्लास में हम प्रायद्वीपीय हिस्से की जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में देखेंगे। धन्यवाद।